आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी इंद्रधनुष वाले रंग। छवि निगम लखनऊ में रहती हैं, कॉलेज में पढ़ाती हैं और बहुत सा सामाजिक कार्य भी करती हैं कई एनजीओ से जुड़कर। कहानियों में ये ताब होती है कि वो कहानी कहने और सुनने वाले दोनों को किसी और ही दुनिया में ले जा सकती हैं। चांद में किसी अपने का चेहरा दिखा सकती हैं, भूख लगे तो जादू की थाली में ढेरों पकवान ला सकती हैं, डर लगे तो तलवार बनकर भूत का सफाया कर सकती हैं, चांदी के सिक्कों वाला पेड़ उगा सकती हैं। कम से कम 5 साल के माधव यानी मिट्ठू और उसकी 60 साल की दादी के लिए तो ऐसा ही था। कभी किसी रात उनकी गोदी में दुबका मिट्ठू हुलस कर पूछता, राक्षस की जान तोते में, सच्ची में? अम्मा झुककर उसके गाल चूम लेती। और क्या, फिर तो राजकुमार के लिए काम आसान हो गया ना। वो खिलखिला पड़ता और उनके कमरे में टिमटिमाती रोशनी जैसे तेज हो जाती। लेकिन मुश्किल तब होती जब कभी मिट्ठू रुआंसा होकर पूछता, माँ क्यों चली गई चांद पर? उन्हें पता नहीं मिट्ठू याद करेगा उन्हें, इतना सारा। उसकी आंखों के कोर से एक बूंद ढुलक जाती और अम्मा का दिल बींध जाती। वो उसे सीने से लगाकर उसका सर सहलाती। तेरी माँ जाना थोड़े चाहती थी, लेकिन चांद का कुर्ता फट गया था ना, ठंड लगती थी बेचारे को। मिट्ठू की गोल गोल आंखें ये सुनकर धीरे धीरे सूख जाती। जाने कितनी तो बार वो ये किस्सा सुन चुका था, लेकिन एक बार फिर उठकर पूछ लेता, फिर? अम्मा के गले में कुछ अटक जाता। सर पर धोती का पल्ला ठीक करने के बहाने वो अपनी आंखें पोंछ लेती और कहती, तेरी माँ बहुत अच्छे कपड़े सीती थी ना, सो चली गई। अब चांद तो ठहरा बड़ा शैतान, बार बार कपड़े फाड़ लेता है, बेचारी आ ही नहीं पाती। मिट्ठू चांद को देखता। सच में ये चांद तो बड़ा शैतान था, कभी छोटा हो जाता कभी बड़ा। माँ आ कैसे पाती? वो खुद तो अपनी टी शर्ट कभी फटने नहीं देता था। निक्कर भी ऊंची हो रही होती तो अम्मा सिलाई खोल के लंबा कर देती, बस। आज रात फिर यही जिक्र छिड़ा हुआ था। होली नजदीक थी, पूरे कस्बे में तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। नन्हे मिट्ठू के मन में भी उथल पुथल होने लगी। चांद और माँ की बात खत्म हुई तो वो अपने गदबदे पांव सिकोड़कर खटिया पर बैठ गया। और पापा, वो तो होली पर आएंगे ना, मेरे लिए पिचकारी लेकर, है ना अम्मा? बेचारी अम्मा धक से रह गईं। उन्होंने अपनी याददाश्त पर जोर दिया पर कुछ याद नहीं आया। क्या ये वाला दिलासा दिया होगा उन्होंने पिछली बार? अब क्या बहाना सोचें? अभी वो इस उधेड़बुन में ही थी कि दीवार के उस पार लेटा किशन यानी अम्मा का दूसरा बेटा करके बड़बड़ाया, बेकार की परिकथाओं में इसको कब तक बहलाओगी अम्मा? कभी न कभी ये जान ही जाएगा कि भाभी नहीं रही और दद्दा ने शायद शहर में कहीं दूसरी शादी कर ली है। जाने कब से उन्होंने रुपए तक तो भेजे नहीं, बढ़ाएंगे पिचकारी विचकारी लेकर। अम्मा ने जल्दी से दीवार पर थप से हाथ मारकर किशन को चुप रहने का इशारा किया और मिट्ठू की तरफ करवट ले ली। आएंगे बेटा, तेरे पापा पिचकारी लेके आएंगे, अब सो जा। लेकिन उसकी नींद तो गायब हो चुकी थी। कुछ देर बाद किशन खर्राटे भर रहा था। माथे पर ढेरों शिकन लिए अम्मा भी ऊँग चुकी थीं, लेकिन मिट्ठू के उभरे गालों के डिंपल गहरा रहे थे। इस होली पर पापा आएंगे, उसके लिए पिचकारी लेकर। ये खुशी संभालनी मुश्किल होती जा रही थी। सूरज और अम्मा में हमेशा से होड़ रहती थी कि रोज पहले कौन जगता है, और इन दोनों में जीतती हमारे मिट्ठू की अम्मा ही है। आज भी सुबह होते होते उनकी चाय तैयार थी, गुड़ और अदरक वाली बिना दूध की चाय। उसे 2 ग्लासों में छान कर और कुछ नाश्ता लेकर वो किशन के कमरे में आ गई। चाय सुड़कते हुए किशन ने दूसरे कमरे में सो रहे मिट्ठू को झांका, फिर धीमी आवाज में बोला, तुम मिट्ठू को भी झूठे सपनों की घुट्टी पिला रही हो अम्मा। देखना वो भी कहीं दद्दा की तरह कमजोर ना निकले। उसे मजबूत बनाओ, सच का सामना करना सिखाओ। अम्मा का हाथ कांप गया और कुछ गर्म बूंदें उनके हाथ पर छलक आईं। इस जलन में उन्होंने अपने दिल की पुरानी टीस छिपा ली।
वो जानती थी कि उनका छोटा बेटा किशन उनसे हमेशा नाराज रहा है। दरअसल प्यार तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को बराबर का किया, लेकिन बड़ा बेटा बचपन से ही कमजोर और बीमार रहा, इसलिए किशन के हिस्से की परवाह भी बड़े बेटे यानी मिट्ठू के पापा के हिस्से में चली गई। वक्त के साथ किशन के मन में इस कदर कड़वाहट आ चुकी थी जो अब किसी भी तरह दूर नहीं हो सकती थी। 20 साल का किशन बेहद सख्त मिजाज और रूखा हो चुका था। फिर भी एक माँ कोशिश करना कैसे छोड़ सकती थी। उन्होंने किशन की पीठ पर हाथ धरा। बस 5 साल का ही तो है मिट्ठू, और केवल एक पिचकारी ही तो चाहता है। ये कौन सी इतनी बड़ी ख्वाहिश है जो पूरी न की जा सके बेटा। उसने झुककर ग्लास मेज पर रख दिया और कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। उसके जबड़े कस गए, चेहरा तन गया। उनकी आंखों में देखकर वो बोला, जो भी हो, इस बेवकूफ़ी के काम में मेरे से उम्मीद मत रखना, कह देता हूँ। उसके छोड़े आधे ग्लास चाय का खालीपन अम्मा के भीतर तक उतरता चला गया। अपना ये बेटा पहेली लगता था उन्हें। कभी कभी उन्हें महसूस होता था कि अंदर अंदर किशन को अपने भतीजे की परवाह थी, पर जाने ये सच था या नहीं। खैर, भारी मन से किचन में आकर वो मिट्ठू के लिए दूध निकालकर उसमें शक्कर मिलाने लगी। अंदाजा लगाने लगी कि पिचकारी के लिए 150-200 रुपए उनके पास हो सकेंगे क्या। मनाने लगी कि शायद मिट्ठू ही कल रात की बात भूल गया हो। तभी आंगन में अटखेलियां करते मिट्ठू की आवाज ने उन्हें चौंका दिया। जल्दी से काकुन लाओ अम्मा, गौरैया भी आ गई। लाल प्लास्टिक का काकुन वाला डिब्बा लेकर वो बाहर को चल दी। बाहर का नजारा उनके चेहरे पर दूधिया हंसी बिखेर गया। ची ची करती ढेरों गौरैयों के बीच दोनों हाथ फैलाए मिट्ठू यूं कुलाचे भर रहा था मानो उन्हीं की तरह उड़ने की कोशिश कर रहा हो। भूरे बाल बेतरतीब होकर माथे पर ढुलक आए थे। गोल मटोल चेहरे पर डिंपल गहरा आए थे। उसकी उनींदी आंखों में सुबह का हर रंग चमक उठा था। उसकी खिलखिलाहट से क्यारियों में खिला हर फूल कुछ और महक उठा था। अम्मा यूं ही मंत्रमुग्ध खड़ी उसे देखती रहीं। तभी उन्होंने सुना, आंगन का चक्कर लगाते हुए मिट्ठू चिल्ला रहा था, ये मेरी भी पिचकारी आएगी, राहुल जैसी आएगी, खूब बड़ी टंकी वाली, लंबे पाइप वाली, सबको भिगो डालूंगा, होली खेलूंगा। अम्मा सन्न रह गईं। उनके जहन में पिछले साल देखी राहुल की बेहद महंगी पिचकारी घूम गई। तो मिट्ठू को वैसी वाली पिचकारी चाहिए थी। उनका गला सूख गया। हाथ से कब काकुन का डिब्बा छूटकर जमीन पर बिखर गया, उन्हें पता ही नहीं चला। अम्मा देर तक उलझन में खड़ी रहीं। मिट्ठू ने दूध का ग्लास खाली करके जब उनका घुटना हिलाया, तब जाकर उनका ध्यान टूटा। अच्छा, स्कूल के लिए तैयार होना है ना, चल नहा ले जल्दी से। वो हंसते हुए चक्कर घिन्नी सा घूमने लगा। तुम भूल गई अम्मा, होली की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, और ना जब स्कूल खुलेगा तो पापा को भी ले जाऊंगा। मिताली, गुड्डू, परम सबसे मिलाऊंगा। अम्मा का दिल भर आया। चाहकर भी वो उसे रोक नहीं पा रही थी। आज अपनी भोली आवाज में मिट्ठू उन्हें कहानी सुना रहा था। बेहद प्यारी सी कहानी, ऐसी कहानी जिसके लिए वो दुआ कर रही थी कि सच हो जाए। काश उनका बड़ा बेटा वापस लौट ही आए। ले आए एक खूबसूरत सी, खूब बड़े टैंक वाली, टिंग टिंग की आवाज गुंजाती पिचकारी। मिट्ठू के स्कूल जाए, गोद में उसे उठाकर खूब प्यार करे। चश्मा उतारकर अम्मा उसका कांच पोंछने लगी। इधर मिट्ठू की चटर पटर अभी भी जारी थी। फिर ना अम्मा, हम उनके साथ शहर घूमने चलेंगे, चाचू को भी ले चलेंगे। तभी पीछे से आती किशन की तीखी आवाज ने उन्हें चौंका दिया। चाचू को नहीं जाना किसी शहर वहर, यहीं ठीक है हम सब। और इस बार गुजिया नहीं बनेंगी क्या अम्मा? और मिट्ठू, तुम बेटा थोड़ी पढ़ाई भी किया करो। यह पापा आएंगे, पिचकारी लाएंगे का जाप छोड़ दो, अच्छा? अम्मा ने उसे घूरा तो सर झटक कर किशन अपने काम पर निकल गया। रुआंसा होकर मिट्ठू बुदबुदाया, पापा आएंगे, पिचकारी भी लाएंगे ना अम्मा? उसके नन्हे चेहरे पर आशंका के बादल घिर आए। अम्मा ने मुड़कर उसका माथा चूम लिया तो वो तुरंत छट भी गए। बच्चों की भोली दुनिया ऐसे ही किसी भरोसे पर ही तो टिकी होती है।
मिट्ठू की भी टिकी थी। अगर किसी तरह वो पिचकारी उसे मिल जाए तो पापा के न आने की मजबूरी की कोई मनगढ़ंत कहानी सुनाकर उसे बहलाया जा सकता था। यानी वो पिचकारी बेहद जरूरी थी, पर मिलेगी कैसे? मिट्ठू खेलने गया पर अम्मा उसी चिंता में डूबी रहीं। क्या बताया था राहुल की माँ ने? कितने की थी उसकी पिचकारी? वो याद करती रहीं। गुजिया के लिए खोया भूनते हुए, सेव के लिए बेसन गूंथते हुए, गुलाब जामुन के लिए चाशनी तैयार करते हुए। फिर उन्हें ध्यान आ गया, 600 रुपए की थी शायद। अब तो और भी महंगी हो गई होगी। उनके हाथ कांप गए। चकला बेलन रखकर उन्होंने सर थाम लिया। किशन ने रुपए दिए तो थे, लेकिन त्योहार के पकवान का सामान, मिट्ठू की हाफ पैंट, टी शर्ट और शगुन का रंग गुलाल लाने के बाद अब कोई 100-150 रुपए बचे थे बस। उठकर उन्होंने घर की सारी संभावित जगहें खंगालनी शुरू कर दी। गेहूं की टंकी के अंदर, रामायण के पन्नों में, अलमारी में बिछे अखबार के नीचे, पुराने बटुओं में और शनील की पोटलियों के भीतर, भूले बिसरे लिफाफों में, पुरानी रेशमी साड़ियों की तहों के बीच, बक्सों के कोने में, सब कहीं से। शाम तक कोई 400 रुपए इकट्ठे हो चुके थे उनके पास, लेकिन ये ना काफी थे। उनकी परेशानी बढ़ गई। कुछ पुश्तैनी जेवरात भी थे, पर उन्हें ऐसे ही तो बेचा नहीं जा सकता था ना। कस्बे के सुनार ही 10 सवाल पूछ सकते थे। वैसे भी इन्हें उन्होंने किशन की और मिट्ठू की दुल्हन के लिए रखा हुआ था। पड़ोस में किसी से मांगना उन्हें कभी गवारा नहीं रहा। अब क्या करें? अम्मा का मन कसमसाने लगा। होली को 3 दिन बाकी थे। न तो मिट्ठू के पापा के आने की कोई उम्मीद दिख रही थी और न ही उस खास पिचकारी के खरीदे जाने की। फागुन के गुनगुने दिन अम्मा को बहुत भाते थे, पर इस बार यही दिन उन्हें भारी लग रहे थे। पड़ोस में खेल रहे मिट्ठू को बुलाने के बहाने दोपहर बाद वो राहुल के घर का चक्कर भी लगा आई थी। उन्होंने लाल रंग की वो सुंदर सी पिचकारी भी देखी जिसे राहुल बड़े गुरूर से सब बच्चों को दिखा रहा था। काले स्ट्रैप से लाल रंग की टंकी उसकी पीठ से बंधी हुई थी। उससे निकलकर एक पीले रंग का पाइप उसके हाथ में पकड़े पंप से जुड़ा हुआ था। एक बार वो बटन दबाता तो पानी की तेज बौछार निकलकर उसके इर्द गिर्द इकट्ठे बच्चों को देर तक भिगोती चली जाती। उन्होंने मिट्ठू की आंखों में उस पिचकारी की ललक देखी। वो ठसक भी देखी जब मिट्ठू अपने हाथ सीने पर बांधे हुए सर टेढ़ा करके कह रहा था, मेरे पापा तो इससे भी अच्छी पिचकारी लाने वाले मेरे लिए, पता है? परसों सब लोग मेरे घर आना। अच्छा? उसका हाथ पकड़कर लौटती अम्मा का मन बेहद उदास हो आया था। शाम तक वो एक बार फिर पूरा घर छान चुकी थी, लेकिन कुछ रेजगारी के सिवा कुछ नहीं मिला। रात में मिट्ठू फिर खटिया पर कूदने लगा। अम्मा अम्मा, कहानी कहानी। उखड़े मन से उन्होंने राजा हिरण्यकश्यप, उसकी बहन होलिका और उसके बेटे प्रहलाद की कहानी शुरू की। मिट्ठू कभी पेट के बल लेटकर उनका चेहरा निहारता, कभी उचक कर बाहर तारों की तरफ ताकता और कभी उनसे लिपटकर कोई सवाल पूछ लेता। कहानी निपटाकर अम्मा बोली, वैसे मुझे तो राहुल की पिचकारी बिल्कुल ना जची। छोटी सी प्यारी सी पिचकारी अच्छी रहेगी, है ना? मिट्ठू ठुनक पड़ा। नहीं, उसे तो बार बार जाके बाल्टी से भरना पड़ता है। तब तक तो सब मुझे भिगो भी देते हैं। बड़ी वाली पिचकारी चाहिए मुझे, कहो ना पापा से। उन्होंने मिट्ठू का सर थपका। और अगर पापा ना आ पाए तो? मिट्ठू सोचने लगा। शायद उसका जुड़ाव अपने पापा से इतना नहीं हुआ था जितना कि ख्यालों में बसी पिचकारी से। कुछ देर लेटे लेटे वो हवा में पैर चलाता रहा, फिर बोला, अरे तो किसी से भिजवा दे ना। बेसाख्ता वो हंस पड़ी। अच्छा अच्छा, सो जा अब। उन्हें कुछ तो राहत मिली ही थी। कम से कम पापा के आने की समस्या तो निपट गई थी। हालांकि पिचकारी का मुद्दा अभी भी बरकरार था। मिट्ठू के सो जाने के बाद भी वो करवटें बदलती रहीं। पानी पीने निकला किशन उनको देखकर ठिठक गया और कर्कशता से बोला, अपनी तबीयत मत खराब करो इन चक्करों के पीछे अम्मा, और बेकार की कहानियों से मिट्ठू को बहलाना भी बंद करो। उनकी लाचारी गुस्सा बनकर निकल पड़ी। तू भी यही कहानियां सुन के बड़ा हुआ है बेटा, आज ये सब बेकार हो गई।
इतनी कड़वाहट के लिए तू जिम्मेदार है, कहानियां नहीं। तू शायद ना समझ पाए, पर मेरा संबल यही है और मिट्ठू का भी यही बनेंगी। फिर पीठ फेर कर उन्होंने आंखें मूंद ली। किशन चुपचाप वहीं खड़ा रहा, पर अम्मा को कुछ और नहीं कहना था। अब उन्हें मिट्ठू के भरोसे के साथ साथ अपने भरोसे को भी बचाना था। उस भरोसे को जो उन्हें अपनी कहानी की मिठास पर था, उस यकीन पर था जिसके सहारे उन्होंने अकेले ही अपने बेटों की परवरिश की थी। बड़े बेटे के चले जाने का गम और छोटे बेटे की अजनबियत बर्दाश्त की थी। पोते पर ममता लुटाई थी। वो आंखें पोंछती रहीं और रात की आंखों में तारे किरकिराते रहे। अगले ही दिन होलिका दहन था। फुर्तीली अम्मा एक बार फिर सूरज उगने से पहले उठ गईं और पूजा की तैयारी के साथ साथ अपनी खास तैयारी भी शुरू कर दी। फटाफट उन्होंने पकवान बनाए और थालियों में सजाकर रख दिए। आंगन में अबीर गुलाल का चौक बनाया, उस पर कंडों की मालाएं सजाईं, भूनने के लिए चने की डालियां रख दीं, दरी बिछाकर होली गीतों की संगत के लिए ढोलक हारमोनियम भी धर दिए। दूध पीते हुए मिट्ठू ने पूछा, पापा कब भेजेंगे पिचकारी? उन्होंने उसे 2 लड्डू पकड़ा दिए। कल सुबह। किलकारी भरते वो पूरे घर आंगन में दौड़ने लगा। आज होली जलेगी, कल मैं पिचकारी से सबको रंग दूंगा। राहुल को, परम को, गौरैया को, सोना बकरी को, चाचू को, सबको। कितना मजा आएगा, है ना अम्मा? मुस्कुराते हुए अम्मा ने उसके चूजे से मुंह में गुजिया रख दी। भरे मुंह से वो फिर भी पूछता रहा, राहुल से भी सुंदर पिचकारी होगी ना वो अम्मा? उन्होंने उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखों में झांका और हाँ में सर हिला दिया। मिट्ठू ने मारे खुशी के एक और छलांग लगाई। तभी उसका पैर मुड़ गया। अम्मा! चिल्लाते हुए वो वहीं बैठ गया। ओहो, क्या हुआ बेटा? कहते हुए वो परेशान होकर उसका टखना सहलाने लगी। तभी तीर की तरह अंदर से किशन आया और उनका हाथ हटाकर मिट्ठू के पैर पर मलहम मलने लगा। कुछ देर बाद मिट्ठू ने पैर घुमाया। अरे वाह चाचू, ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। बजाय खुश होने के किशन ने उसको जोर से डांट दिया। कहा था ना उछल कूद कम किया कर। दोनों को यूं देखते हुए एक बार फिर अम्मा सोच में पड़ गईं और एक बार फिर किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाई। कुछ देर बाद मिट्ठू बाहर खेलने चला गया। किशन भी काम पर निकल गया। दरवाजा बंद करके अम्मा झट से स्टोर में घुस गईं और काफी देर खटर पटर करने के बाद एक बड़े से झोले में सामान भरकर बाहर आईं। इस वक्त उनके चेहरे पर वैसी ही शरारती मुस्कान थी जैसी कोई खुराफात करते समय मिट्ठू के चेहरे पर हुआ करती थी। आंगन में उन्होंने झोला खाली किया और काम में जुट गईं। दरअसल ये अलग अलग पार्ट्स थे जिनको जोड़कर वो वैसी ही पिचकारी बनाने वाली थीं जैसी राहुल के यहाँ देखी थी। उन्होंने प्लास्टिक का पीपा काट कर बनवाई लाल रंग से पुतवाई टंकी उठाई और उस पर सुंदर सी गैलिस कसकर कंधे पर टांगने लायक बना दिया। ऊपर बने छेद में पाइप घुसेड़कर उसे रेशमी रस्सी से कस दिया। पाइप के दूसरे हिस्से को किसी ऐसे पुराने पुर्जे से जोड़ा जिस पर अच्छी पॉलिश बाकी थी और एक बटन भी लगा था। फिर अपनी कलाकृति को उन्होंने गौर से देखा और मुस्कुरा दी। एक अच्छी सी और अलग सी पिचकारी बना दी थी उन्होंने। चेक करने के लिए उन्होंने उसमें पानी भरा और कोने में रखकर छिपा दिया। अब बस सुबह उनको हैरान होकर कहना था, अरे देख मिट्ठू, तेरी पिचकारी आ भी गई। इतनी सुंदर पिचकारी तो मैंने कभी देखी नहीं। इन सब में वो इतनी मगन हुई कि जान ही नहीं पाई कि कब खाना खाने किशन आया, त्योरियां चढ़ाए उनको देखता रहा और भूखा ही वापस लौट गया। शाम को पूजा के वक्त भी वो नहीं लौटा। रात को होलिका दहन के दौरान वो आया और सीधा अंदर चला गया। अम्मा पीछे पीछे उसे बुलाने को हुई, लेकिन मिट्ठू के उल्लास ने उन्हें थाम लिया। जलती हुई लकड़ियों के इर्द गिर्द वो नाच रहा था और ये सोचकर कि कल वो कितना खुश हो जाएगा, अम्मा का दिल भी झूम रहा था। आज पूर्णिमा थी। आसमान में चमकता चांद ज्यादा प्यारा लग रहा था या नींद में डूबे मिट्ठू का चेहरा, ये तय करना मुश्किल था। अम्मा ने झुककर उससे प्यार किया तो कुनमुनाते हुए वो उनकी तरफ सरक आया और गुलाल की पुड़िया उसके तकिए के नीचे से
किस कदर बावरा था ये नन्हा सा बच्चा। ये देखकर अम्मा का मन हुलस उठा। उठकर दबे पांव वो कोने में छिपा कर रखी अपनी बनाई पिचकारी को लेने आगे बढ़ी ताकि उसे मिट्ठू के सिरहाने रख सकें। लेकिन तभी नीचे फैले पानी पर उनका पैर पिचपिचा गया। वो फिसलते फिसलते बची। चौंक कर उन्होंने देखा कि ये पानी उसी कोने की तरफ से फैला था जहां उन्होंने पिचकारी रखी थी। जल्दी से उन्होंने उसे उठाया तो दिल धक रह गया। पाइप संकरा था या रस्सी सरक गई थी पता नहीं, लेकिन सारा रंग घुला पानी रिसकर बाहर आ गया था। जमीन पर भी बदसूरत धब्बे बन गए थे। उन्होंने दोबारा उसके सारे जोड़ कसे, हिला डुला कर देखा। दोबारा पानी भरा पर वो भी उसमें ठहरा ही नहीं। उनके आंसू निकल आए। एक बार फिर उन्होंने पिचकारी को अपने पल्लू से पोंछा, पाइप को, बटन को ठीक करने की भरसक कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तेज होती अपनी सिसकियों को दबाते हुए उन्होंने बिखरे हुए पार्ट्स को उठाया और आंगन में निकल आईं। उस जगह जहां कुछ देर पहले उल्लास भरे फाग और रसिया गूंज रहे थे, वहां अब सिर्फ रुलाई थी। जिस रात उन्होंने होलिका से अपने पोते की, दोनों बेटों की खुशियों की दुआएं मांगी थीं, वो उनके आंसुओं से भीग रही थी। आधी रात में वो उस पिचकारी को कैसे सुधरवाएंगी? सुबह जब मिट्ठू पूछेगा तो उसको क्या जवाब देंगी? किशन की मखौल उड़ाती तीखी निगाहों का सामना कैसे करेंगी? सोच सोच कर उनका कलेजा मुंह को आ रहा था। सबसे बड़ी निराशा तो उनको खुद से थी। जिंदगी भर किस्से कहानियां सुनाती रहीं बस। उनकी मिठास पर भरोसा रखकर अपने बच्चों को कड़वी सच्चाइयों से दूर रखने की कोशिश की, असफल रहीं। किशन ही सही था। कल सुबह जब मिट्ठू को पापा की भिजवाई पिचकारी नहीं मिलेगी तो अंदर ही अंदर वो टूट जाएगा, बदलने लग जाएगा। इन्हीं स्याह ख्यालों में लिपटी वो बस वहीं बैठी रहीं। अगली सुबह पहली बार सूरज जीत गया। दीवार का टेक लगाए अम्मा बेसुध बैठी हुई थीं। तभी मिट्ठू ने उनको हिलाया। अम्मा, अम्मा उठो ना। अम्मा ने पलकें और कसकर मूंद लीं। आंखें खोलने का मतलब था उसके सवालों का जवाब देना, लेकिन मिट्ठू उनकी गोद से कूद गया। अम्मा देखो तो, मेरी नई पिचकारी पापा ने भेजी मेरे लिए। इसी के साथ उन पर पानी की बौछार पड़ी तो अकबका कर वो उठ पड़ी। उनकी आंखें फैल गईं और मुंह खुला का खुला रह गया। मिट्ठू के पास चमाचम सुंदर और नई पिचकारी थी, राहुल वाली से भी बड़ी और खूबसूरत, जैसे इंद्रधनुष के सारे रंग उतर आए हों इसमें। उसकी टंकी लाल गुलाबी थी, बेल्ट सुनहरी भूरी, पाइप पर नारंगी, पीली, नीली धारियां और आगे वाले हिस्से पर बैंगनी हरे बटन, जिन्हें दबाने से पानी का फव्वारा छूट रहा था। बिल्कुल वैसे ही जैसे मिट्ठू की खिलखिलाहट फूटी पड़ रही थी। वो चिल्ला रहा था, मुझे पता है पापा ने पिचकारी चांद को दी और माँ ने चुपचाप उसको खिड़की पे रख दिया। फिर कुछ तितलियां आई और उन्होंने इसको उठा के मेरे बिस्तर के पास रख दिया। फिर गौरैया ने ची ची करके मुझको उठाया। है ना अम्मा? कुछ बोलो तो। बेचारी अम्मा क्या कह पाती? कुछ कहने को, कुछ पूछने को होती तो उनका गला रुंधाता, पर आज उन्हें अपने हर अनकहे सवाल का जवाब नजर आ रहा था। चश्मे के धुंधलाए कांच से उनको किशन नजर आ रहा था, जो अपने कमरे के दरवाजे की ओर से इधर ही देख रहा था। वो सुन पा रही थीं उसकी बुदबुदाहट। अम्मा, तुम और तुम्हारी कहानियां। बस इतनी सी थी ये कहानी।